फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे। तो इसने हमें क्या बताया, इसने हमें बताया कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना अमाउंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या फिर जितना अमाउंट किसी गैस का वहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है ना, प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हम जितना ज़्यादा वहाँ से चार्ज पास करवाएंगे उतना ज़्यादा ही वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता जाएगा। इलेक्ट्रोड पर उतनी ज़्यादा ही रिएक्शन होगी, उतना ही अमाउंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर हमने अज्यूम कर लिया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिनोटेड बाय दी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q। Q हमारा क्या होगा, चार्ज, ठीक है, चार्ज। ओके, अब देखिए कि चार्ज का क्या फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कांस्टेंट Z इनटू हो जाएगा Q, वेयर Z इज दी, इसको हमने क्या नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। सो नाउ Q का फार्मूला हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू दी करंट इनटू दी टाइम, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या फार्मूला बन चुका है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू दी Z इनटू दी करंट इनटू दी टाइम फॉर विच दी करंट इज पास्ड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा अगर हमने सोल्व करना हो कि किसी सब्सटेंस का कितना मास, कितना वेट वहाँ पर डिपॉजिट होगा या फिर गैस प्रोड्यूस होगी, कितना मास उस गैस का ये प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो नाउ Z का फॉर्मूला क्या है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ Z इज इक्वल्स टू दी इक्विवेलेंट वेट ओवर दी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट का भी आगे फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर आयंस आएंगे तो मैं यहाँ पर आयंस के अकॉर्डिंग फार्मूला बना रहा हूँ, चार्ज ऑन दैट आयन, ठीक है, चार्ज ऑन दी मेटेलिक आयन, क्योंकि मोस्टली मेटल्स होंगे, ठीक है। अगर कुछ और है तो उसका भी चार्ज आप लोग यूज कर सकते हैं, इनटू दी चार्ज ऑन दी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 फैराडे की वैल्यू वो क्या होती है 96500, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट मास। तो हमने इक्विवेलेंट मास की जगह पर उसका फॉर्मूला ही यूज कर लिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर Z का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी इसकी जरूरत पड़े तो आपने Z की जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, I और T आपको बताए होंगे, तो आप इसे सिंपली वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ अब हम रीड करते हैं सेकेंड लॉ, ठीक है। सो नाउ सेकेंड लॉ ऑफ द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस इज, इसने हमें क्या बताया कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं विच आर कनेक्टेड इन द सीरीज, ताकि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो, देन द वेट्स ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स पर जो वेट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिट होने वाला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस का जितना वेट डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो मैंने आपको अभी ही बताया है पिछले लॉ में इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूला क्या होता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन दैट मेटेलिक आयन, मतलब कि ये क्या बन गया अब यहाँ पर कि जितना किसी सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन दैट आयन, तो हम उसके चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं आगे आपको एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ अच्छे से। अभी आप पहले जो आपकी एक लॉ है जो आपने एक्सप्लेन करना है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। अब इसका अगर आपने एक इसके साथ में छोटी सी एग्जांपल बतानी हो, सो अज्यूम दैट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड दी सिल्वर हाइड्रेट सोल्यूशन, देन ठीक है, तो क्या होगा, वेट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है,
डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू दी, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे अपने अपने इक्विवेलेंट वेट्स के, सो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो ऐसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने इनके इक्विवेलेंट वेट्स को भी आगे सोल्व करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर सिल्वर का मोलर मास। तो अब देखिए कि Cu का क्या होता है मोलर मास, दैट इज दी 63.5 और डिवाइडेड बाय, अब देखिए कि Cu के ऊपर मोस्टली चार्ज कितना होता है, इसमें क्या चार्ज होगा CuSO4 में 2 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर में आ जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास ये सिल्वर, तो ये बनेगा 108 होता है इसका मास अप्रोक्सीमेटली। इस पर हमेशा कितना चार्ज आता है +1, तो इसके ऊपर में रहेगा 1। तो ऐसे आप लोग इनको सोल्व कर सकते हैं आगे जाकर। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक सिंपल सा लॉ जिसने हमें ये बताया कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, देन कौन सा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट्स पर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट्स के अकॉर्डिंग ही उनका मास जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट होने वाला है। तो यही सिंपल सा हमारा सेकेंड लॉ बाय द फैराडे है अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसकी मैं आपको एक और अच्छे से एग्जांपल बनाकर दिखाता हूँ जिससे कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ मान लीजिए कि हमने डिपॉजिट करना है ओनली 1 एटम ऑफ द Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कि 1 एटम, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयन। ठीक है, 1 आयन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव, देन इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक Cu2 पॉजिटिव के आयन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो वो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। सिंपल है। ठीक है, सो नाउ अगर हमने डिपॉजिट करने हो 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस, तो फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर भी हमने यूज़ कर लिया है मोल, तो यहाँ पर भी मोल आ जाएगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमने 1 मोल ऑफ द कॉपर को डिपॉजिट करवाना है तो हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है। सो नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूँ कि अगर मैं पास करवाऊँ ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा, ये 2 इस तरफ आकर आ जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर 1/2 मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट। तो मतलब क्या है कि अगर हम ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही पास करवाते हैं तो हाफ मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना था, 2 था। ठीक है, अब देखिए कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज इक्वल्स टू दी 96500 कूलम, यही होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज कॉल्ड दी 1 फैराडे। तो मतलब अगर हम यहाँ से पास करवाते हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमें हाफ मोल ऑफ द कॉपर डिपॉजिट हुआ वहाँ पर मिल जाएगा। अब हमने क्या किया कि सिल्वर आयंस का सोल्यूशन, ठीक है, कॉपर आयंस का सोल्यूशन और एल्यूमिनियम आयंस के सोल्यूशन को हमने जोड़ दिया है इन दी सीरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इन सभी को जोड़ लिया है इन दिस सीरीज। तो इनमें से हम पास करवा रहे हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो हमारा सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर चार्ज है 1, तो यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो सिल्वर हो जाएगा 1 मोल, मतलब इसका कितना मास होता है, अप्रोक्सीमेटली 108 ग्राम। ठीक है, तो हमें 108 ग्राम सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगा। Cu2 पॉजिटिव कितना होगा, इसके ऊपर है 2 चार्ज, तो ये हो जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, मतलब Cu का हाफ मोल होगा। तो मतलब इसका कितना होता है मास, इसका मास होता है 63.5 ग्राम, तो इतना हमें मिल जाएगा यह कॉपर। अब देखिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, तो ये कितना डिपॉजिट होगा, 1/3 मोल ऑफ द एल्यूमिनियम। अब इसका कितना मास होता है, इसका होता है 27, तो ये हमें सोल्व कर मिल जाएगा ओनली 9 ग्राम। तो यहाँ से हमने ये अंडरस्टैंडिंग की है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिफरेंट जो होंगे सॉल्यूशंस, उनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो उनका मोलर मास कितना है और दूसरा उसके ऊपर कितना चार्ज है। मतलब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाता है। इक्विवेलेंट मास के अकॉर्डिंग ही उनकी डिपोजिशन होगी।
तो 1 फैरेडे या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इक्विवेलेंट मास होता है उतने को ही डिपॉजिट करवा देता है। ये सिंपल सी बात है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ बाय द फैरेडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहली प्रॉब्लम है, ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of the 1.5 ampere. What is the mass of the copper deposited at the cathode? हमने ये सोल्व करना है कि कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये हमें दिया गया है, दैट इज़ दी टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिसिटी इज पास, सो चेंज इट इनटू द SI यूनिट्स। सो हमने चेंज कर दिया इनटू मिनट्स को चेंज कर दें इनटू द सेकेंड्स, सो 10 into 60 seconds, so this becomes the 600 second. ठीक है, okay. Then we have given the value of the current, that is the 1.5 ampere. ठीक है. Now for the copper, तो हमने इससे जो पिछली वीडियो में फॉर्मूला किया था Z का, क्या फार्मूला था एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मोलर मास डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन दैट आयन इनटू द 96500। सो मोलर मास फॉर द कॉपर आपको याद रखना पड़ेगा 63.5, चार्ज तो हमें याद है कि 2 होता है, सो साथ में आ गया 96500। ठीक है, तो ये हमारे Z की वैल्यू आ गई है। नाउ वी हैव टू ओनली सोल्व द वैल्यू ऑफ द W। तो क्या फार्मूला था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, दैट इज W इज इक्वल्स टू ZI इंटू T। ठीक है, Z का फॉर्मूला ये है 63.5 बाई 2 इंटू दी 96500। I की वैल्यू है 1.5 और T की वैल्यू है 600। तो जीरोस के साथ आपने जीरोस कैंसिल कर देनी है। बाकी अब इसका डिवाइड वगैरह आप लोगों ने खुद करना है, ये इस पर हो जाएगा। ठीक है ना, 5 पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना बनाएं। तो इसका आंसर आपको डिवाइड कर क्या मिल जाएगा, 0.2961 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। अगर इसके आसपास भी आ जाता है तो वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये काम अब आप लोगों ने खुद करना है। ओके, सिंपल था। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली इसे सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा जो कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ बाय द फैराडे अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस में से हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो द सेकंड प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कूलम्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ द डाइक्रोमेट आयंस टू द क्रोमेट आयंस। ठीक है, हमने डाइक्रोमेट आयंस को रिड्यूस करना है टू द क्रोमेट आयंस। कितने को करना है, 1 मोल ऑफ ऐसे आयंस हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी इन द टर्म ऑफ द कूलम्स हमें रिक्वायर्ड होगी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में Cu2 पॉजिटिव के लिए सोल्व किया था कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जितना चार्ज का चेंज हो रहा है उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड कर देने हैं। अब देखिए Cr2O7 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करेंगे। अब देखिए Cr की हमने ज्यूम कर ली x, ठीक है, और 2Cr है, सो 2 इंटू एक्स। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, इज इक्वल टू दी चार्ज ऑन आयन कितना है, -2। ये हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ की है, ये इसका है चार्ज। ठीक है, इसको सोल्व करें, 2x - 14 इज इक्वल्स टू दी -2, so 2x is equals to the 12, so this comes out to be 6। so मतलब अब क्या बन रहा है कि डाइक्रोमेट आयन है, इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6, और इस तरफ है Cr3 पॉजिटिव, तो इसका तो सेम ही यूज़ हो जाएगा चार्ज, क्योंकि एक ही सिंगल आयन है। तो यहाँ पर चेंज हो रहा है अबाउट दी 3 इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, बट हमारे पास है 2Cr, तो ये हमारा कितना चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 का चेंज हो जाएगा, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा इसका 1 मोल। ठीक है, सो मतलब हमने क्या बना लिया कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव आयंस रिक्वायर्ड 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 6 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 6 फैराडे चार्ज है, हमने सोल्व करना था इन टर्म्स ऑफ द कूलम। ठीक है, अगर ये यहाँ पर होता सिंगल एटम, ठीक है, मान लीजिए Cr होता तो यही आंसर आ जाता 3 जितना चेंज हुआ है, बट यहाँ पर 2 एटम्स हैं तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर सोल्व कर लिया कि 6 बनेंगे। सो 6 इंटू दी 96500 एक कूलम। आप इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 57,
तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9,000, ठीक है। तो 1 मोल डाइक्रोमेट को इतने कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है टू चेंज इनटू देयर Cr3 पॉजिटिव आयंस। ओके है, सिंपल थी सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम इसमें ही थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम इसको अब हमारा जो यहाँ पर यूज़ हो रहा था सेकंड लॉ वो हमारा अच्छे से यहाँ पर अप्लाई होगा। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC containing the solution of the zinc sulfate, फिर AgNO3 then the copper sulfate respectively are connected in series। तो हमने इन 3 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। A steady current of the 1.5 एम्पियर was passed through them। उनमें से हमने 1.5 एम्पियर का की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करवाई है। उतना टाइम पास करवाई है जब तक के 1.45 ग्राम ऑफ द सिल्वर, सॉरी यहाँ पर आएगा सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड, मतलब कि सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो हमें यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। एंड इन द सेल बी, ठीक है ना, बी में होगा क्योंकि बी में ही था सिल्वर। सो उसने हमसे क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हमें सोल्व करना है कि करंट को हमने कितना टाइम वहाँ से पास करवाया है, ठीक है। तो हमें इसको पहले सोल्व करना होगा, सिंपल है। एंड व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, के कॉपर और जिंक का वहाँ पर कितना मास डिपॉजिट हुआ है, ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पर सोल्व करनी है। तो बाकी हमारा काम यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, ठीक है, ओके है। तो नाउ हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। मैं इसको यूनिटरी मेथड के साथ सोल्व करने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर भी इसे सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। सो नाउ हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज जो हमारा वहाँ से पास हुआ है दैट इज़ इक्वल्स टू दी I इंटू टी आएगा। देखिए I की वैल्यू तो हमें यहाँ पर बताई हुई है कि 1.5 एम्पियर है। टी को हम यहाँ पर टी एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हमारा बन गया है चार्ज का अमाउंट कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हुई होगी, ठीक है। सो नाउ हमें बताया गया है अबाउट दिस सिल्वर, तो हम उसके बारे में सोल्व करते हैं। ये देखिए सिल्वर में कुछ ऐसी रिएक्शन होगी कि 1 मोल ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करवाने के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विद 96500 कूलम चार्ज, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए हमें 1 मोल यानी कि 1 फैरेडे की रिक्वायरमेंट है। तो 1 फैरेडे मतलब इतना चार्ज होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना अब तक, ओके है, ठीक है। सो नाउ 1 मोल ऑफ सिल्वर में क्या होता है 108 ग्राम, ठीक है। तो 108 ग्राम सिल्वर विल डिपॉजिट विद दिस चार्ज। सो हमने कितना डिपॉजिट किया है, हमने किया है 1.45 ग्राम। सो यहाँ से पहले सोल्व कर लें फॉर दी 1 ग्राम, तो ये उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो फॉर दी 1.45 ग्राम सिल्वर, ठीक है, तो कितना चार्ज लगेगा, दिस डिवाइडेड बाय दी 108 इंटू दी 1.45, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डिवाइड सोल्व करनी है। तो ये जो डिवाइड वाला काम होता है ये आप लोगों ने खुद ज़रूर करना सीख लेना है, क्योंकि इसी में मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपका अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर आंसर आना चाहिए सेम, तो ये आ जाएगा कुछ इतना आपका आंसर, ठीक है। तो ये हमें क्या सोल्व कर मिल चुका है, दैट इज़ दी क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, जितना चार्ज पास हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो ज्यूम की थी क्यू की वैल्यू वो ये है और आंसर आया है ये। सो देयरफॉर विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर अलग से सोल्व कर लेते हैं कि 1.5 इंटू टी दिस क्यू चार्ज इज इक्वल टू दी दिस क्यू चार्ज, ठीक है, यही होगा, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से हम सोल्व कर देते हैं टी, तो ये हमारा क्या आंसर बन जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दी 1.5। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेना फिर से अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 863 सेकेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर रखी हुई है, पर आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया है कि हाउ लॉन्ग डिड दी करंट फ्लो, ठीक है, इतना पता चल गया है, सिंपल है। तो आप इसे डायरेक्ट फार्मूले के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, बट हमें इसका यूज़ करना है आगे, ये जो हमने सोल्व की है चार्ज की वैल्यू, तो इसीलिए मैंने ऐसे सोल्व किया है, ठीक है। अब इसे आगे चलते हैं, ठीक है। सुनाओ, अब उसने पूछा है कि व्हाट मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट हुआ होगा वो अब हमें सोल्व कर देना है। तो हम डायरेक्टली Q और Z वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, उन दोनों के लिए सोल्व कर लेंगे। तो Q की वैल्यू मैं यहाँ पर उतार कर रख लेता हूँ, इसको सोल्व करते हैं। तो हमें Q की वैल्यू जो सोल्व होकर आई है दैट इज़ दी 1295.6 कूलम।
अब हम पहले सोल्व करते हैं फॉर दी जिंक। तो जिंक के लिए फार्मूला लगाएं, Z इंटू क्यू आ जाएगा, यही फार्मूला था हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ का। तो इसका फार्मूला क्या था, Z का, ठीक है, अभी अभी हमने यूज़ किया था पिछले प्रॉब्लम्स में। दैट इज़ दी मोलर मास, ठीक है, जो जिंक के लिए होता है 65.3 फॉर दी जिंक, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी चार्ज उस पर होगा 2 इंटू दी 96500 इंटू क्यू की वैल्यू ये वाली लगेगी। तो फिर से अब आप लोगों के लिए है सोल्विंग वाला काम, वो आप लोगों ने खुद करना है। तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.438 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही हमें सोल्व करना है फॉर दी ए कॉपर। तो उसके लिए फार्मूला लगाएं, Z इंटू क्यू, उसका फार्मूला मोलर मास 63.5 2 इंटू दी 96500 इंटू दी 1295.6। आप लोग इसे, अगर आप लोगों ने इसकी सोल्विंग को यहाँ पर इजी बनाना है तो आप ऐसे कीजिए, इसको यहाँ पर अलग रखिएगा, इन दोनों को आप इसको पहले सोल्व कर रख लें, क्योंकि यही सेम आंसर यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। उसके आंसर को बाद में इसके साथ आप लोग करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका डायरेक्टली कुछ आंसर अप्रॉक्सीमेटली 0.426 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम हम इसके साथ और सोल्व कर लेते हैं ताकि आपकी हर तरह की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। एक प्रॉब्लम और करते हैं। सो नाउ इसमें हमसे ये पूछा गया कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ द फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम होगा एज ए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, तो ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम द एल्यूमिनियम। अब देखिए 1 मोल अगर मुझे एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है। अब देखिए कि 1 मोल का मास होगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम, अगर मुझे डिपॉजिट करवाना है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, 3 फैराडे। अब यहाँ से हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड, अगर हमें डिपॉजिट करवाना हो 1 ग्राम सॉरी, तो इतना लगेगा। तो उसने हमें कहा है कि 40 ग्राम करवाएं, तो फॉर दी 40 ग्राम एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई विद दी 40, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40/9 फैराडे, ठीक है। अगर आपको यही न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ द कूलम निकालें, तो आप यहाँ से फैराडे हटाकर क्या लगा देंगे, 96500 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा इन दी ए कूलम, ठीक है। तो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू दी 96500 कूलम चार्ज, ठीक है। ये अब तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो ये थे आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर अभी भी आपका इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, वो आप लोग नीचे हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।